हेलो अटेंडीज। तो आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और वो ये है कि हम बोर्ड्स में मैथ्स में 100 में से 100 कैसे स्कोर कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने भी 99 स्कोर किया था, तो आई होप मैं तुम्हें ये बता सकती हूँ कि तुम क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो जिसके थ्रू तुम 100 में से 100 स्कोर कर लो। ठीक है, तो उधर कुछ टिप्स है जो तुम्हें फॉलो करनी है और उसी वे में तुम्हें चैप्टर्स को या जो भी मैं बताऊंगी उसके हिसाब से अगर तुम सॉल्व करोगे तो मैं गारंटी देती हूँ तुम्हें कि तुम 100 में से 100 आराम से स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो देखो जो सबसे फर्स्ट चीज़ है जो हमें करनी है दैट इज सॉल्व एनसीईआरटी प्रॉपरली। अब एनसीईआरटी सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि मैंने देख लिया उधर से टेप के कर रही हूँ, राइट। तुम्हें एनसीईआरटी में एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल्स एकदम अच्छे से करने हैं। ठीक है, एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल्स एकदम अच्छे से करने हैं। तुम्हें यहाँ पे ये भी देख लेना है कि तुम्हारे अभी डिलीटेड टॉपिक्स है, राइट। तुम डिलीटेड टॉपिक्स पर फालतू का टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि डिलीटेड टॉपिक्स पर टाइम वेस्ट करने से तुम्हें कुछ गेन नहीं होने वाला है। ठीक है, भले ही तुम वो कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो, बट उसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। टाइम उस पर व्यस्त करो जो तुम्हें ज़्यादा अच्छा स्कोर प्रोवाइड कर सके। तो जब भी तुम एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हो ना, तो एनसीईआरटी में जितने भी फॉर्मूलेज है वो तुम्हारे बाय हार्ट होने चाहिए। ठीक है, मैंने तो यही किया था। सबसे जो फर्स्ट चीज जो मैंने सॉल्व की थी वो थी एनसीईआरटी को मैंने 2 से 3 बार सॉल्व कर ली थी विद एग्जांपल्स। तो मेक श्योर तुम भी एनसीईआरटी को 2 से 3 बार सॉल्व कर लो विद एग्जांपल्स। ठीक है, एनसीईआरटी एकदम अच्छे से कर लेना, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम एनसीईआरटी को छोड़ के बाकी बुक्स पे प्रेफरेंस दे रहे हो या उनको प्रिपेयर कर रहे हो और तुम एनसीईआरटी को छोड़ रहे हो। एनसीईआरटी से अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो तुमको मार्क्स भी तो मिलने वाले ना उसके। और बोर्ड्स में एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मेक श्योर यू सॉल्व एनसीईआरटी प्रॉपरली, एक्सरसाइज प्लस एग्जांपल्स। तुम्हें जो फॉर्मूलेज है एनसीईआरटी को बाय हार्ट होने चाहिए, जो कॉन्सेप्ट है उसकी क्लैरिटी तुम्हें एकदम अच्छी वाली मिलनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद तुम्हें पता चल गया कि यार अब मेरा एनसीईआरटी हो चुका है। ठीक है, एनसीईआरटी होने के बाद रेफरेंस बुक प्रेफर करो। क्या प्रेफर करो? रेफरेंस बुक प्रेफर करो। अब रेफरेंस बुक क्यों? तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम अच्छे से पॉलिश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तुम जैसे अभी तुम्हें जैसे एनसीईआरटी में एक टॉपिक पे एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बेस्ड मिलेंगे, राइट। बट रेफरेंस बुक में क्या होगा, तुम्हें 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे और जब तुम 10 क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा एकदम प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छे से। और प्रैक्टिस होने के बाद तुम उस क्वेश्चन में गलती नहीं करके आओगे, राइट। जितना ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस होगा उतना ही तुम्हारी जो सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस उतने कम सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस, उतना कम होगा तुम्हारा टेस्ट में गलत परफॉर्म करने का। ठीक है, तो मेक श्योर एनसीईआरटी के बाद तुम रेफरेंस बुक सॉल्व कर लो और हर एक टॉपिक पे एटलीस्ट ट्राई करो कि तुम 50 प्लस क्वेश्चंस कर लो। ठीक है, 50 प्लस क्वेश्चंस करने का रीजन बस ये है कि तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छे से होगी। क्या हो जाएगी? तुम्हारी प्रैक्टिस एकदम बेहतरीन होगी। और अगर बेहतरीन तुम्हारी प्रैक्टिस होगी तो तुम्हारा परफॉर्मेंस भी उतना ही बेहतरीन होगा, राइट। तो मेक श्योर एनसीईआरटी को सॉल्व करने के बाद तुम रेफरेंस बुक उठा लो। या रेफरेंस बुक में तुम कोई भी उठा लो, आर.डी. शर्मा उठा लो या आर.एस. अग्रवाल उठा लो। मेनली ना बच्चे आर.डी. शर्मा प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि आर.डी. शर्मा में तुम्हें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे और बुक भी बहुत अच्छी है। बहुत सारे बच्चे बहुत सालों से आर.डी. शर्मा ही प्रेफर करते हैं, बहुत सारे बच्चे 10th क्लास के लिए। तो मेक श्योर तुम भी आर.डी. शर्मा करने की कोशिश करो। ठीक है, उसके बाद देखो यार एग्जाम्पलर को तो गलती से भी मत छोड़ना, क्योंकि एग्जाम्पलर इतना इंपॉर्टेंट है ना आज की डेट में। पहले भले ही बच्चे सॉल्व नहीं करते होंगे, बट आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। एग्जाम्पलर के हर एक क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। अगर तुम्हें कोई भी एक क्वेश्चन में भी डाउट है ना, तो मेक श्योर तुम टेस्ट से पहले वो सारे डाउट्स क्लियर करके ले लो। ठीक है, कोई भी है, तुम्हारा टीचर है, किससे भी है, एग्जाम्पलर के डाउट्स ले लेना सॉल्व करके, क्योंकि एग्जाम्पलर में से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर एग्जाम्पलर जैसे तुम एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हो, एग्जाम्पलर को भी 2 से 3 बार सॉल्व कर लेना विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें एमसीक्यू मिल जाएंगे, तुम्हें शॉर्ट आंसर, तुम्हें लॉन्ग आंसर, सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो एग्जाम्पलर तुम्हें एक आइडिया दे देगा कि यार जो एमसीक्यू वो किस फॉर्मेट में आएंगे, तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चंस किस फॉर्मेट के होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस किस फॉर्मेट के होंगे। ठीक है, तो यहाँ से उसकी क्लैरिटी भी मिल जाएगी। अब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी एनसीईआरटी हो चुकी है, तुम्हारी एग्जाम्पलर हो चुकी है, तुमने रेफरेंस बुक से 50-50 क्वेश्चन हर एक टॉपिक पे कर लिए। अब बात आती है चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।
अब चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के रीजन क्या है? चैप्टर वाइज देखो, ये जो है ना, तुम्हें अरिहंत पब्लिकेशन, कोई भी पब्लिकेशन के मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तुम्हें ओसवाल के मिल जाएंगे, तुम्हें अरिहंत के। वो क्या करते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उसका एक सेट बना के पब्लिश करते हुए चलते हैं, राइट। तो अभी तुमको पता चल जाएगा कि अच्छा चैप्टर 1 है, जैसे तुम्हारा जो भी है रियल नंबर्स, उसके अंदर ये टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो तुम जब उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा इस चैप्टर में से ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और तुम्हारी जो नर्वसनेस है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो मेक श्योर चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का सॉल्व रीजन बस ये है कि तुम्हें ये पता चल जाए, तुम्हें ट्रेंड पता चल जाए कि एक चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस तो हो रही है, बट तुम्हें यहाँ पे ट्रेंड भी तो पता चल जा रहा है कि यार किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे इसमें, राइट। तो मेक श्योर तुम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर कोई भी, अरिहंत की ले लो, अरिहंत बेस्ट होती है, या ओसवाल, तुम्हें जो इंटरेस्ट हो बोलो, जो तुम्हें प्रेफर करना है वो प्रेफर करो, बट करो जरूर। मैंने तो यही किया था, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो तुम्हें करने ही करने हैं, ताकि तुम्हें एक आइडिया मिल जाए कि यार किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हो चुके हैं, अब तुम्हें और एक इंपॉर्टेंट चीज करनी है, तुम्हें वापस तुम्हारे एनसीईआरटी पे आना है, तुम्हें गो थ्रू करना है कि कौन सा तुम्हारा टॉपिक अभी भी तुम्हें डाउटफुल लगता है। जो भी टॉपिक डाउटफुल लगता है ना, उस टॉपिक के साथ वापस बैठ जाओ, उस टॉपिक पे 100 से 150 क्वेश्चंस कर लो, ताकि तुम्हें पता चल जाए, पता लगे कि यार अब ये टॉपिक मुझे डाउट, इस टॉपिक में मुझे डाउट नहीं है। अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा लो, कहीं से भी कोई भी चैनल पे चले जाओ, कोई भी टीचर के पास चले जाओ, बट मेक श्योर तुम्हारे जो डाउट्स है ना वो एंड मोमेंट तक ना रहे। टेस्ट से पहले तुम्हारे सारे डाउट्स, तुम्हारे सारे टॉपिक्स, तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स सब क्लियर हो जाने चाहिए, ओके। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हो गए, वापस एनसीईआरटी पे आओ, ठीक है। अब तुमने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस किए, राइट, तुमको ये पता चल जाएगा ना कि अच्छा यार ये टाइप का क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, ये टाइप का क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, ये क्वेश्चन आ क्यों नहीं रहा है तुम्हें? इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि तुम्हारा वो टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं है, वो कॉन्सेप्ट तुम्हें अच्छे से क्लियर नहीं है। जब वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मेक श्योर तुम अपने डाउट्स भी क्लियर कर लो, ठीक है। डाउट्स लास्ट मोमेंट के लिए मत रखना, कभी वो डाउट्स पे क्लियर नहीं होंगे तुम्हारे, ठीक है। अब तुम्हें पता चल गया कि यार मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए, उसके बाद तुम्हें अगर वापस गो थ्रू करो एनसीईआरटी से, क्या कोई एक टॉपिक वॉपिक छूट तो नहीं गया मुझसे? हो गया सब क्लियर? अब मेक श्योर डाउट्स क्लियर होने के बाद तुम्हारा जो चैप्टर है ना, टेस्ट से पहले, टेस्ट से 1-2 महीने, बोर्ड्स जैसे अभी तुम्हारे बोर्ड्स अगर मार्च में होंगे ना, तो मेक श्योर तुम्हारे दिसंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। कौन से इसमें तक? दिसंबर तक। कौन से महीने तक? दिसंबर तक तुम्हारा मैथ्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। क्यों? दिसंबर तक अगर तुम्हारा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो तुम्हारे पास जैन और फेब है सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट रिवीजन के लिए। यहाँ पे तुम सैम्पल पेपर पे फोकस कर सकते हो, ठीक है। मेक श्योर दिसंबर 15 तक तुम्हारा सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाए, ठीक है, ताकि फिर तुम जो बाकी टाइम है ना, जो बाकी टाइम तुम्हारा बचा वो सैम्पल पेपर्स भी दे सकते हो। अब तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो गए, तुम्हारे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हो गए, तुम्हें पता चल गया यार इन क्वेश्चन में डाउट है, तुमने वो डाउट सारे रिवाइज कर लिए, डाउट्स को क्लियर कर लिया। अब आओगे तुम ओसवाल सैम्पल पेपर्स पे। ओसवाल पे 10 सैम्पल पेपर्स होते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, प्रीवियस ईयर पेपर भी अटैच होते हैं, तो मेक श्योर तुम वो सारे प्रैक्टिस कर लो। अब यहाँ पे तुम्हें कैसे करना है, क्या करना है, तुम यहाँ पे क्या करोगे, पहले फर्स्ट सैम्पल पेपर उठा रहे हो, सेकंड सैम्पल पेपर उठा रहे हो, थर्ड उठा रहे हो, जो भी उठा रहे हो, यहाँ पे तुम्हें टाइम लिमिट सेट करना है। क्या सेट करना है? टाइम लिमिट। जब भी कोई भी सैम्पल पेपर उठा रहे हो ना, मेक श्योर तुम टाइम लिमिट देखो। यार तुम कोई एक सैम्पल पेपर उठा रहे हो, तुम कर रहे हो यार 5 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, तुमसे एक सैम्पल पेपर नहीं हुआ, उससे कुछ बात नहीं बनने वाली। तुम्हें क्या करना है, हमेशा जब भी तुमको लग रहा है कि मेरे को पेपर सॉल्व करना है, एक आइसोलेटेड एरिया में चले जाओ, 3 घंटे का टाइम लिमिट सेट कर लो। कितने घंटे का? 3 घंटे का टाइम लिमिट सेट कर लो। और मेक श्योर यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी, तुम्हें ध्यान रखना है। बट पहले ये जान लेते कि टाइम लिमिट क्यों सेट करना है। टाइम लिमिट सेट करने का रीज़न ये है कि तुम्हारी जो एक्यूरेसी है, जो तुम्हारे पास स्पीड लिख देते हैं, स्पीड तो होनी चाहिए ना, बोर्ड्स का पेपर है, स्पीड अच्छी होनी चाहिए, राइट। तो तुम टाइम लिमिट सेट कर दोगे, तुम एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, उससे तुम्हें मेक श्योर। अब क्या होता क्या है, एक्यूरेसी पे थोड़ा सा दाग आ जाएगा। देखो जब भी तुम टाइम लिमिट लगा के क्वेश्चन सॉल्व करें ना, भले ही तुम्हारी स्पीड इंक्रीज हो जाए, तुम्हारे एक्यूरेसी पे ना थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे।
तो इसलिए यहाँ पे टाइम लिमिट क्यों सेट करना है? देखो तुम्हारे पास ओसवाल के 10 सैम्पल पेपर्स होंगे, कितने? 10। पहले सैम्पल पेपर को सॉल्व करोगे, कुछ दिक्कतें आएंगी, सेकंड करोगे, टाइम स्पीड आगे पीछे होगी, सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, राइट? तुम थर्ड पे आओगे, तुम्हारा थोड़ा बहुत मैनेज होना चालू हो जाएगा, ठीक है? तुम 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करने लग जाओगे, पर तुम्हारी एक्यूरेसी थोड़ा सा हिला हुआ होगा। फोर्थ पेपर पे आओगे, स्पीड अच्छी इंक्रीज हो जाएगी, एक्यूरेसी भी इंक्रीज होने चलेगी। जब तुम 10th पेपर तक आ जाओगे ना, तुम बेस्ट बन जाओगे खुद ही में। अब देखो सैम्पल पेपर्स कर लोगे, टाइम लिमिट से स्पीड भी आ जाएगी, धीरे धीरे एक्यूरेसी भी आ जाएगी। स्पीड आ गई, एक्यूरेसी आ गई, राइट? अब तुम ऐसा तो नहीं होने वाला ना कि जब तुम सैम्पल पेपर सॉल्व करने बैठोगे तुम्हें सारे क्वेश्चन आएंगे, नहीं। तो मेक श्योर इधर करना क्या है, जो भी तुम्हें लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन को टिक मार लेना, वापस एनसीईआरटी पे जाना, देखना कि कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है वो, उस टॉपिक को वापस बैठ के रिवाइज करना। जितने बार सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे ना, सैम्पल पेपर सॉल्व करने से पहले सारे फॉर्मूलेज रिवाइज कर लेना, ठीक है? ताकि एंड तक ना तुम्हारे दिमाग में छप जाए वो फॉर्मूलेज। ओसवाल के सैम्पल पेपर्स हो गए, अब आएंगे अपने प्रीवियस 10 ईयर बोर्ड की क्वेश्चन पेपर। ये कोई भी वेबसाइट पे तुम्हें मिल जाएंगे, बट मेक श्योर तुम प्रीवियस 10 या 5 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर ही लो। क्या कर लो? क्योंकि देखो एंड मोमेंट में कैसा होगा, तुम्हें डर लगा रहेगा कि यार कैसा पेपर आएगा, कैसा पेपर आएगा, कैसा पेपर आएगा। जब तुम प्रीवियस 10 ईयर पेपर सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें एक ट्रेंड, एक आइडिया मिल जाएगा कि यार पेपर इस फॉर्मेट में आता है, तो मुझे अब घबराने की जरूरत नहीं है। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी के होते हैं, या सिर्फ क्वेश्चन सारे बाहर से आते हैं, या एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस बाहर से आ रहे हैं, यहाँ से आइडिया मिल जाएगा। यहाँ से तो ये तो क्लियर हो गया। अब तुम 10 ईयर्स पेपर्स को कैसे सॉल्व करने वाले हो? तुम यहाँ पे भी टाइम लिमिट सेट करोगे। क्या करोगे? टाइम लिमिट इधर तुम 2 आवर 30 मिनट, कितना? 2 आवर 30 मिनट सिर्फ और सिर्फ पेपर सॉल्विंग करोगे। क्या करोगे? सिर्फ और सिर्फ पेपर सॉल्विंग। तुम्हें क्या सोचना है कि यार मेरे को मैथ्स का पेपर सॉल्व करने के लिए सिर्फ 2 आवर 30 मिनट्स मिले हुए। कितने? सिर्फ और सिर्फ 2 आवर 30 मिनट्स, और 30 मिनट्स चले जाएंगे तुम्हारे रिविजन में पेपर के। यार देखो, अब हम जब भी पेपर सॉल्व करते हैं ना, उसको रिवाइज करने का रीजन क्या है? देखो, तुम जब पेपर सॉल्व कर लोगे पूरा, उसके अंदर ऐसा हो सकता है ना कि तुमने कहीं पे 3 + 5 8 की जगह 7 लिख दिया हो। छोटी मिस्टेक होती है जब तुम स्पीड कैलकुलेशन या स्पीड कोई भी चीज को जल्दी जल्दी कर रहे हो ना, तो उधर दिक्कतें आती है। तो मेक श्योर तुम्हारे एंड के 30 मिनट्स सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आंसर शीट रिवाइज करने में यूज हो, सिर्फ और सिर्फ आंसर शीट रिवाइज करने में, ठीक है? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी उतने ही सिंसियरली करो। 2 आवर 30 मिनट सिर्फ और सिर्फ पेपर सॉल्विंग, और फिर 30 मिनट सिर्फ और सिर्फ रिविजन। 20 सैम्पल पेपर्स, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, रेफरेंस और अपनी नॉर्मल एनसीईआरटी। यार इसके अलावा तुम्हें और क्या चाहिए 100 में से 100 स्कोर करने के लिए? इतनी सारी चीजें कर लोगे। एक सैम्पल पेपर में 30 क्वेश्चन, इसके 300, इसके 300, 600 क्वेश्चन, हर एक टॉपिक 50-50 क्वेश्चन कर लोगे, क्या चाहिए, राइट? तुम्हारी प्रैक्टिस एकदम बेहतरीन हो जाएगी। तो मेक श्योर तुम ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो अगर तुम्हें 100 में से 100 तुम्हारे बोर्ड में स्कोर करना है। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, अच्छे से प्रिपेयर करते रहो। बाय।